हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं, बीपीएससी। कौन सी बीपीएससी? 71st बीपीएससी कब होने वाली है? ये 13 सितंबर को होने वाली है। एक महीने से कम का टाइम बचा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज को देख रहे हैं। किसके? बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख रहे हैं। उनके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने से कम का टाइम बचा है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो भी पीवाईक्यूज करें। जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखी है उनके पास तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं। और जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो अगर पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो एक साल 6 7 8 महीने की पढ़ाई पूरी बेकार हो गई। लेकिन जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की और ये लास्ट के एक मंथ में, लास्ट 1 मंथ में अगर डेडिकेटेड होके किसी एक चैनल, किसी एक किताब और किसी एक टीचर को डेडिकेट कर देते हैं, तो एक महीने में उनका प्रीलिम्स निकलने जा रहा है। प्रीलिम्स क्वालीफाई हो सकते हैं अगर सफिशिएंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आईक्यू है आपके पास, तो एक महीने का काम है, गारंटी है। एक महीने के काम में आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि एक महीने में पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। और निकल सकता हो, नहीं निकल सकता हो, आप निकालने जा रहे हैं। हम इस चैनल पर यही करने जा रहे हैं कि एक महीने में प्रीलिम्स, लास्ट के एक मंथ में प्रीलिम्स निकाल करके कमाल करके दिखाएंगे। आप अगर ये, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से आप पीसीएस बन सकते हैं, तो आप लग जाइए। भूल जाइए कि मेंस होता है कि इंटरव्यू होता है। अगर आप ये मान के चलिए कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँ तो मेरा पीसीएस बन जाऊंगा मैं, तो आप एकदम डेडिकेटेड हो जाइए। और उसके लिए हमने क्या किया, यूट्यूब पे हम पूरा कंप्लीट वीडियो शुरू शूट कर रहे हैं, आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। उसमें क्या है, पीवाईक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो उससे आ सकते हैं वो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखा हमने, उसके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है वही पूरा कंप्लीट कर दिया। पीरियोडिक टेबल का एक कोई एलिमेंट का नाम पूछा, हमने पूरा पीरियोडिक टेबल आपको बता दिया। पूरा केमिस्ट्री के जो बेसिक इक्वेशन होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन एसिड का आ गया तो हम पूरा एसिड बेस पर डाले। एक क्वेश्चन मेटल का आ गया तो पूरा मेटालिक नॉन मेटालिक कंपाउंड्स, मेटल सब एलिमेंट सब कुछ पढ़ डाला। यही कर रहे हैं। यही मतलब ही होता है कि पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट को बनाने का। आपको सिंपल क्रिस्प लैंग्वेज में आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जा रही हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो देखिए। आप चाहते हैं कि पीडीएफ मिले, आपको कंप्लीट पीडीएफ हो सके, आप लेट कर पढ़ सकें एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में। बेड पर लेटे हो, आराम से पढ़ लें, फिर बैठ के कॉपी किताब पे प्रैक्टिस करें। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सिलेक्ट सिविल्स के नाम पे। हमने एक मिनिमम अमाउंट 749 रुपये में पूरे बीपीएससी को, एक महीने में बीपीएससी को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो प्लस ये मान के चलिए 1 2 नंबर से नहीं, 10 नंबर से अधिक से आपका कट ऑफ क्लियर होने जा रहा है। ये नहीं कि पेपर दे के आएंगे आप डरे हुए हैं कि अरे 1 नंबर और आ जाता है, 2 नंबर और आ जाता है। ये सब कुछ नहीं होगा। आप 10 नंबर एक्स्ट्रा, 120 कट ऑफ जा रही है, आप 130 लेकर आएंगे। 130 जा रही है, आप 140 लेकर आएंगे। जितना भी यूट्यूब पे बताया जाएगा कि ये कट ऑफ जा रही है, उससे आप 10 नंबर ज़्यादा ही करेंगे। मात्र 749 में आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे, इधर उधर, ये कोचिंग तो वो कोचिंग, यहाँ नोट्स तो वहाँ नोट्स, नहीं, एक 749 रुपये में सिर्फ आपका एक मोबाइल और ये 749 रुपये। एक मोबाइल, एक चैनल, कोई एक चैनल, हमारा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही पकड़िए, कोई एक चैनल पकड़िए, मोबाइल पकड़िए और बैठ के खत्म करिए। ठीक, तो उस ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने बायोलॉजी खत्म कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने इसको 10 सेक्शन में, पूरी केमिस्ट्री को आपको पता है 10 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। उसमें हमने क्या किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 26 क्वेश्चन थे, उनमें 13 क्वेश्चन को हमने 2 वीडियो में पढ़ा है। लेक्चर 1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। अब हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर 2 यानी कि सेक्शन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 2 में क्या है कि करीब 27 क्वेश्चन है। उसमें हमने मेरे ख्याल से 13 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिया। अब हम उसी का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 का है। इसमें हम क्या करेंगे, 14 से लेकर 27 क्वेश्चन करेंगे। और उसका नाम क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अक्सर 1 2 सवाल जरूर पूछता है, और उससे रिलेटेड दाएं बाएं सारा सवाल इसी में। आपको कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, नहीं कोई किताब खोलने की जरूरत है, ना एनसीईआरटी, ना कुछ, सब कुछ इसी में है। एनसीईआरटी भी इसी में है, इसी में घटना चक्र भी है, इसी में लूसेंट भी है, और इसी में इंटरनेट भी दे रखा है। ठीक, इसी सिंपल स्लाइड में आपको सब कुछ दे रखा है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, कहीं भी आपको पता है लिसिस लगा है, कहीं भी एक टर्म लगा है LYSIS, तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें टूटना किससे सेंस आ रहा है आपको, इसमें किस ऑप्शन से आपको सेंस आ रहा है कि चीजें टूट रही हैं, डीकंपोजिशन से। ठीक है, किससे सेंस आ रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि H2O जो होता है पानी, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो आप इस समय देख रहे होंगे ना, जीएस में आप पढ़ रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है, हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हो रही है, वो यही हो रही है कि H2O को, पानी को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके हम H2 और O में तोड़ लेंगे। और H2 क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत कंबस्टिबल होता है, और इतना कंबस्टिबल होता है कि एलपीजी से भी कम टेम्परेचर पे जल जाएगा। और इतना बढ़िया फ्यूल होता है कि एलपीजी से भी ज़्यादा ये क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है हीट। तो इस समय हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हो रही है। अब इसमें कुछ दिक्कतें हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करना इतना आसान नहीं है। जितना आप इलेक्ट्रोलिसिस करने में एनर्जी खर्च करते हैं, उससे कम एनर्जी हाइड्रोजन से ऑब्टेन होती है। तो ये एक तरीके का फ्रूटफुल अभी उस स्टेज में नहीं है। ठीक, तो जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वैसे ही कुछ और रिएक्शन होते हैं, वो देख लेते हैं। एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कहीं आ जाया तो भूले नहीं। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है एक कंपाउंड में से। जैसे यहाँ जिंक का एलिमेंट है और ये क्या है, H2SO4 है। जिंक है और H2SO4 दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। तो SO4 से रिएक्शन से पहले क्या ऐड है, H2, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या ऐड हो गया है, जिंक, और H2 अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि क्या लॉ क्या है, कौन किसको रिप्लेस करेगा, वो देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपको बता दिया कि ब्रेक डाउन हो जाना। देखिए H2O है, किस में टूट गया,
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसी तरीके से जैसे टूट सकता है वैसे ही जुड़ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन के, दोनों मिला के अमोनिया के कितने बना लिए, 2 मॉलिक्यूल बना लिए, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन जब दोनों साथ में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स में दिख रहा है ना, दोनों शब्द आ रहे हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये खास रिएक्शन है, आपको याद रखना। जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, अभी हम देखेंगे एक टॉपिक है एसिड और बेस, उसमें क्या होगा, जब एसिड और बेस दोनों को मिला देंगे तो हमको नमक मिलता है, सॉल्ट, और क्या मिलता है, पानी। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी दोनों न्यूट्रलाइज हो गई। उसी तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो जैसे चाय पत्ती होती है एकदम लुगदी के फॉर्म में, एकदम पल्प के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन आपको पीछे बताया, जैसे मोमबत्ती जल रही है, कोयला जल रही है, वो भी रिएक्शन ही है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, यहाँ पीछे बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरीके से जब 2 एटम डिस्प्लेस हो जाए तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, लाइट एनर्जी की वजह से कोई रिएक्शन शुरू हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फ्रॉम 2 लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद करना है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया सकता। कह रहा है 2 लिक्विड ए और बी हैं, ए और बी करके 2 लिक्विड हैं, ये कब आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे, ये तब कहलाएंगे जब इनकी एंट्रोपी मस्ट भी 0 हो, एंट्रोपी इनकी 0 हो, तभी वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। अब एंट्रोपी क्या होती है, अब क्यों होगा ऐसा, क्यों आइडियल कहलाएंगे, ये हमको नहीं जानना, बस इसमें जो ऑप्शन में जो टर्म दिए हैं उनको देख लेते हैं। एंट्रोपी किसको कहते हैं, फ्री एनर्जी किसको कहते हैं, एंथैल्पी किसको कहते हैं, ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए एंथैल्पी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किसी सिस्टम में जो टोटल हीट होता है उसको एंथैल्पी बोलते हैं, बस इतना याद रखना, किसी सिस्टम में टोटल हीट को ही एंथैल्पी बोलते हैं। एंट्रोपी किसको बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस के मेजर को एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी छोड़ दिया आपने तो फैल जाएगा, डिसऑर्डर में फैल जाएगा, और आइस है तो एक ऑर्डर में बना रहेगा। तो हम जिसमें जितना ऑर्डर होता है, जिसमें जितना ऑर्डर होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही लो होती है, एंट्रोपी उतनी ही, ऑर्डर ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, लो। ऑर्डर कम होगा, यानी पानी में ऑर्डर कम है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। लाइफ भी एक लो एंट्रोपी सिस्टम है। लाइफ जो है ओवरऑल हम देखेंगे, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बायोलॉजी नहीं, सिर्फ प्योर और प्योर फिजिक्स पे चल रही है कि एंट्रोपी की वजह से। क्यों, जिस दिन ये ऑर्डरनेस ब्रेक कर जाएगी, शरीर में एक ऑर्डर है ना कि एक सेल ये काम करेगी, एक सेल का बॉर्डर ये है, तो वो जो ऑर्डरनेस ब्रेक कर जाएगी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो डिसऑर्डरनेस को ही डेथ बोलते हैं। तो शरीर क्या करता है, एनर्जी खर्च करके जो हम फूड लेते हैं उसका कहीं और कोई काम नहीं होता। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग और डिफिशियंसी से लड़ने के लिए नहीं, उसका अल्टीमेट काम होता है कि शरीर में ऑर्डर को हाई रखा जाए, एनर्जी खर्च करके ऑर्डर को हाई रखा जाए, जिससे एंट्रोपी क्या हो, लो हो। तब वही लाइफ और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का सबसे प्राइम अंतर क्या है, सबसे बेसिक अंतर यह है कि नॉन लिविंग थिंग की एंट्रोपी बहुत हाई होती है, डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा होता है, और लिविंग थिंग की जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी लो होती है, डिसऑर्डरनेस कम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटायर साइंस में, एक सिंपल कॉन्सेप्ट एंट्रोपी। अभी भी हम डील करते हैं कि एंट्रोपी क्या है, तो अब कितना समझेंगे आप, बस एंट्रोपी में हम जान लेते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। फ्री एनर्जी क्या होती है, जैसे एंथैल्पी टोटल एनर्जी होती है, लेकिन फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी सिस्टम में जो काम करने के लिए अवेलेबल हो, जिससे हम काम ले सकें। 1 लीटर फ्यूल पूरा पूरा हम गाड़ी चलाने में यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धुएं में, फ्रिक्शन में, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल हीट को 1 लीटर के पेट्रोल से जो टोटल हीट निकल रही है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। लेकिन जिस हीट से हम मूव कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्री एनर्जी, जो एनर्जी फ्री है हमारे लिए। इंटरनल एनर्जी भी एंथैल्पी का एक फॉर्म है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम को ऐड कर दे तो हमको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। वर्क क्या होता है, वर्क ऑब्वियसली फिजिक्स में देखेंगे हीट भी है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, पीछे आपको बताया होमवर्क आपके लिए। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है, नहीं, क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, यस, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फूड, वुड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी ठीक। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर यूटेंसिल, जैसे आपको बताया कि सिल्वर में जो लेयर बन जाती है वो केमिकल चेंज है, तो जो कॉपर में ग्रीन लेयर बन जाती है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर, कपूर का वेपर में बदल जाना क्या कहलाता है, सब्लाइमेशन, पीछे बताया आपको। अगला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कपूर सॉलिड होता है ना, किसमें बदल जाता है, गैस में, तो क्या बोलते हैं, सब्लाइमेशन बोलते हैं। द प्रेशर गेज इज नॉट गिव, अब ये देखिए बड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन आ गया कि द प्रेशर गेज जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है उसमें ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एक गैस कब कितनी बची हुई है इसको नापने के लिए वो क्यों नहीं लगा देते प्रेशर गेज। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि एलपीजी में जो एलपीजी सिलेंडर में जो गैस हम कहते हैं एक्चुअली में गैस नहीं है, वो लिक्विड है, और प्रेशर गेज सिर्फ और सिर्फ गैस को मेजर कर सकता है, लिक्विड को मेजर नहीं कर सकता। ये इसका सिंपल आंसर, ये ऐसे क्वेश्चन कहीं से पिक कर लिया, इसका कोई थियरी नहीं है, सिंपल सा यही आंसर है कि जो प्रेशर गेज होता है वो लिक्विड प्रेशर को नहीं मेजर कर सकता, और जो एलपीजी होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, गैस के फॉर्म में होती है, याद रखिए। अंदर गैस नहीं भरी होता, सॉरी गैस के फॉर्म में नहीं, तो लिक्विड होता है, पानी के जैसा लिक्विड होता है, लेकिन जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक, जब प्रेशर लगा हुआ है तो मॉलिक्यूल पास पास है, प्रेशर लगा हुआ है तो मॉलिक्यूल क्या है, पास पास है, लेकिन जैसे ही रेगुलेटर खोला तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, भगने की जगह मिलेगी। प्रेशर कम होगा तो किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन 12वां, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कितना क्वेश्चन बचा हुआ, 12 है ना। द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, स्टेटमेंट दे रहा है। व्हेन मेथिल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, कह रहा है कि अगर किसी पानी में प्योर वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एंड उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक। व्हेन मेथिल अल्कोहल इज एडेड, ये दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हेन मेथिल अल्कोहल, जो मेथिल अल्कोहल होता है CH3OH, इसको पिया नहीं जाता, ये अंधा हो जाएंगे पी करके। एथिल अल्कोहल को पी सकते हैं, इसको नहीं। जो नकली शराब होती है ना, हूच, आप अक्सर सुनते हैं हूच, हूच ट्रेजेडी बिहार में बहुत फेमस है। हूच मतलब होता है नकली शराब, बहुत लोग मरे, तो मेथिल अल्कोहल ही पी लेते हैं। व्हेन मेथिल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है, ये दोनों सही है, ठीक। अभी देखते हैं क्यों सही है। डी, अब कह रहा है कि अगर प्योर वाटर में हम सॉल्ट मिला दे, इतना याद रखना है आपको कि अगर शुद्ध पानी में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाएगा तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। आप देखते हो कभी कभी आइसक्रीम खाते होंगे तो उसमें हल्का सा नमक जैसा स्वाद आता है। कभी कभी जो गांव देहात में आइसक्रीम आती है, प्रॉपर फ्रिज नहीं होता है, तो उनमें हल्का सा खट्टा खट्टा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि नमक मिला देते हैं। नमक मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो घट जाता है। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय 2 डिग्री 3 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, जम जाता है, आइसक्रीम बन जाती है। प्रॉपर फ्रिज रहेगा तो नमक वमक डालने की जरूरत नहीं, लेकिन जब फ्रिज प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जल्दी जमने लगता है, ठीक। उसी तरीके से मेथिल अल्कोहल भी क्या कर देता है, पानी, आपको बताया ना, जब नमक डाल देते हैं तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जब मेथिल अल्कोहल डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। क्यों घटता है ये नहीं जानने की जरूरत है, रॉड्स ला करके है वो क्या पढ़ेंगे। अगला क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, बॉन्डिंग। अब बॉन्ड, एक मिनट, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, एक मिनट, ओके 13 क्वेश्चन करना ना। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हम क्रिस्टल जो बनाते हैं प्योर सॉल्यूशन से, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता ही है ये कि बॉन्ड बना लेते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में पर्टिकुलर ऑर्डर में इकट्ठा हो जाते हैं। थर्ड क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, नहीं, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक। अगर वाटर वाटर है और किसी तरीके से वो क्रिस्टल में बदल जाए, क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाए, वाटर का क्रिस्टल फॉर्म भी हो सकता है, तो अभी तो वाटर ही है ना, तो 1 and 2 ओनली हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क किसका एग्जांपल है, क्योंकि मिल्क होता है मिल्क होता है कोलाइड, मिल्क ना सॉल्यूशन होता है ना कुछ, मिल्क क्या होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड क्या होते हैं, आपको पीछे पता है, हेट्रोजीनियस होते हैं। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे पानी में नींबू मिला दिया, तो होमोजीनियस की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें जो घुला है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, दिखने लगेगा। कभी कभी कब दिखेगा, जैसे दूध जब फट जाता है तो अलग अलग पार्टिकल दाने दाने जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए दिखने लगता है क्योंकि दूध इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो घुला हुआ होता है वो दिखता है, फैट के मॉलिक्यूल दिखते हैं, फैट ही पानी में घुला हुआ वही दूध होता है। तो लेकिन एक्चुअली में कोलाइड का एग्जांपल, हेट्रोजीनियस तो है लेकिन किसका एग्जांपल, हेट्रोजीनियस में क्या दो होते हैं, हेट्रोजीनियस में होते हैं सस्पेंशन और कोलाइड होते हैं। तो दूध किसका एग्जांपल है, कोलाइड, और कोलाइड में भी किसका एग्जांपल है, इमल्शन का। अब ये देखते हैं कि ये सब क्या, कोलाइड क्या है, इमल्शन क्या है। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन, मिल्क इज सॉलिड इमेज ड्रॉपलेट्स, वही बताया आपको। सिंस बोथ डिस्पर्स फेस, अब देखिए जैसे सॉल्यूशन में क्या होता था, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता था जिसमें घोल रहे हैं और सॉल्यूट होता था जिसको घोल रहे हैं। तो उसी तरीके से इसमें कोलाइड में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब डिस्पर्जन मीडियम हम सॉल्वेंट समझ सकते हैं जिसमें हम डिस्पर्स करा रहे हैं, डिस्पर्स फेज हम सॉल्यूट समझ सकते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज चीनी हो गया और डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड के सेंस में क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक। कोलाइड के एक और एग्जांपल है, कोलाइड में इमल्शन का एक एग्जांपल है दूध, उसी तरीके से बटर भी इमल्शन का एग्जांपल है। जो शेविंग क्रीम होता है वो किसका है, वो भी कोलाइड का एग्जांपल है। मड इन वाटर किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का एग्जांपल। अब देख रहे हैं, मड इन वाटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। थोड़ा अंतर अभी देखेंगे। सॉल्यूट ये तो आपको पीछे बता दिया। कोलाइड में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जिसमें वो डिस्पर्स होते हैं। द मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस, सारे कोलाइड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं एट माइक्रोस्कोपी लेवल। इसमें जैसे सॉल्यूशन में कुछ दिखता नहीं है लेकिन इसमें पार्टिकल बिगर होते हैं बट स्मॉल इनफ टू स्टे सस्पेंडेड। जैसे अगर कोलाइड है, ठीक, और इसमें कोलाइड पार्टिकल पड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं कि वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, ये तैरते रहेंगे, इतने हल्के होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं कि तैरते रहते हैं। लेकिन सस्पेंशन है तो क्या होगा, यहाँ कोलाइड पार्टिकल है, छोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे, ठीक। वही एग्जाम्पल दे रखा है। थोड़ा सा एग्जांपल ये देख लीजिएगा आप खुद से कि कब क्या बनता है, इमल्शन क्या होता है, सॉल क्या होता है, फोम क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है, ठीक। ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। एयर इज क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज व्हाट, मिक्सचर, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, इन सबका गंजा है एयर, तो मिक्सचर हो गया, ठीक। व्हाट फिजिकल प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किस वजह से रिलीज होती है, डिफ्यूजन से रिलीज होती है, ठीक। द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाती है, तो ये पत्तियां इसमें ऑक्सीजन खूब ज्यादा बन गई है और अगल बगल उतनी ऑक्सीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक। तो अगर गैस के केस में डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, लेकिन अगर लिक्विड के केस में डिफ्यूजन हो रहा है तो उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर गैस है तो हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, लेकिन अगर वही प्रोसेस लिक्विड के लिए हो रहा है तो हमको उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक। ये जो बता रहा है वही लिखा हुआ है। डिटेक्ट द ऑड वन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल। इसमें ऑड वन क्या है, कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, होमवर्क है आपके लिए, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। ओके, अगला क्या है, द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक, रिडक्शन है ये, ऑक्सीडेशन पीछे रिडक्शन बताया आपको ना, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीछे बताया ना कि वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे किसी कंपाउंड में से, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये देख लेते हैं जरा, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा। उससे कम क्या होता है कैल्शियम, उससे कम क्या होता है सोडियम, उससे कम क्या होता है मैग्नीशियम, उससे कम क्या होता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। अब जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, अब जैसे कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर सिल्वर से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा लेकिन लेड आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। समझना क्या टेक्निक प्रोसेस। अब जैसे मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा है, लेकिन सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखिएगा कि जिसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में है वो देखिएगा। अब चूंकि यहाँ क्या है सिल्वर है और यहाँ किसकी बात हो रही है कॉपर, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, देखते हैं। सिल्वर कहाँ पर है, देखिए दोस्तों, सिल्वर इज हियर, यहाँ है ना, और कॉपर क्या है यहाँ पर है। तो कॉपर क्या करेगा, किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को। इन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें घटने लगता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब कम होना ना, तो ध्यान रखिए रिडक्शन मतलब ही होता है कम होना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होने लगे तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मटेरियल आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अट्रैक्शन। इसका आंसर है ये, किसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो हाइड्रोजन गैस में कम अट्रैक्शन है, वाटर में उससे ज्यादा अट्रैक्शन है, और आयरन के मेटल में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे वो फिट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं फिट होगा। जैसे सॉल्ट में ज्यादा है लेकिन जूस में कम है, एयर में उससे कम है, लेकिन ये तो घटता हुआ ऑर्डर है, ये नहीं होगा, बढ़ता हुआ ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसमें होगा। ठीक, ये सब ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एथिल प्रोटेक्शन, एथिल अल्कोहल का प्रोटेक्शन जो है यूज हो सकता है, तो ये हो सकता है मेरा एंटीसेप्टिक। आप देखते होंगे ना अल्कोहल लगा लीजिए तो एंटीसेप्टिक होता है, वो फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दारू रम पी लो तो क्या होगा, खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है कुछ हद तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, होमवर्क आपके लिए, सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको वो क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। 2 और 3 पूछ रहा है, एवोपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं एवोपोरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जैसे आप एसिड में पानी डालेंगे तो गर्म होने लगेगा। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, चूने में पानी डालेंगे तो बुलबुला निकलता है ना बहुत, उसमें हाथ डालेंगे जल भी जाएगा, तो ये 2 और 3 हो जाएगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिनमें रिएक्शन में एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक, जिनमें रिएक्शन अब्जॉर्ब होती है एनर्जी अब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, गैस के लिक्विफेक्शन के लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ठंडा करते जाइए और दबाते जाइए तो क्या बन जाएगा, गैस किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यही है। ठंडा करिए दबाइए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में। हमको मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना है, ठीक, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वाइब्रेट कम होगा ना, तो पास पास आ जाएंगे। उसी तरीके से प्रेशर लगाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर, जो एसिड फायर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। ये दोनों रिएक्शन करके एक बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, उसमें एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि आग जल रही है तो आग जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है तो इसके चारों तरफ लेयर बना लेती है, तो ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती, इसलिए चीजें क्या हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये 27 क्वेश्चन होगा। अब हम अगले दिन 3rd नंबर का टॉपिक करेंगे और ऐसे ही हम 200 टॉपिक को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।